स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to this session. This is Utkarsh Singh and we are back with our Amber and Amber book series. लास्ट लेक्चर में आई थिंक एम्बर एंड एम्बर के चैप्टर 4 के फर्स्ट पार्ट को जब हमने कवर किया था तो कई सारे तरीके के वेरिएशन के कॉजेस को देखा है ना। ह्यूमन वेरिएशन क्यों होता है, अलग अलग तरीके के जो एडेप्टेशन थे उसके बारे में हमने बेसिक को फॉर्म किया और उसके बारे में जानने की कोशिश की कि हाउ आर दीज चेंजेस इन कमिंग इन द पॉपुलेशन। आप जब एक अच्छी खासी हाइट पे जाते हो, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, तो व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू फेस नाउ अब इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। अब ये जो आज की यूनिट हमारी होने वाली है, यहां पर जिस बारे में हमें बात करनी है दैट इज गोइंग टू बी प्रिसाइसली ओवर कि वेरिएशन के एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या है ना। यानी कि जो वेरिएशन है, कई बार कई सारे केसेस में देखा गया है कि अगर आपके बीच में कोई एक असमानता है और उस असमानता का जो बेसिस है वो जेनेटिक्स है ना, उस जेनेटिक्स की वजह से, उस जेनेटिक चेंज की वजह से, वेरिएशन की वजह से यू आर इधर मोर ससेप्टेबल टू अ पर्टिकुलर डिजीज और यू आर प्रोबेबली रेजिस्टेंट टूवर्ड्स। तो ये वेरिएशन किस तरीके से हमें ज्यादा सेफ बनाते हैं या फिर ज्यादा प्रोन टू अ पर्टिकुलर डिजीज बनाते हैं, इसको जानने का काम ये पर्टिकुलर यूनिट करती है। साथ ही साथ एक अच्छा खासा इंसाइट ये रेस और रेसिज्म के टॉपिक के ऊपर रखती है ना। रेस एंड रेसिज्म का जो टॉपिक है, ये टर्म जब आता है, आपको बच्चों को कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि व्हाट इज रेस एंड व्हाट इज रेसिज्म, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटीज है ना। तो ये सारी चीजें क्लैरिटी ऑफ थॉट वहां पे नहीं फॉर्म कर रहा होता है। तो देखेंगे कि रेस रेसिज्म होता क्या है, इसका बेसिस कैसे है। और कई जगहों पे अगर आपने जीएस को पढ़ा है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आपने कवरेज किया हुआ है, तो वहां पर आपने दो क्लासिफिकेशन को जरूर पढ़ा होगा। वन इज द लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, मे बी आपने गैरिसन का क्लासिफिकेशन पढ़ा या फिर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ा होगा, ऑलराइट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। एंड दूसरा आपने आई थिंक 90% रेशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, मतलब रेशियल क्लासिफिकेशन तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, पर मे बी 90% चांसेस कि आपने हर्बर्ट होप रेसले यानी एच.एस. रेसले साहब का क्लासिफिकेशन जो उन्होंने 1915 में दिया था उसको पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन एच.एस. रेसले ने दिया वो क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन का रेशियल क्लासिफिकेशन। नाउ आउटसाइड द इंडिया आल्सो दीज रेसेस आर देयर, है ना। और इनफैक्ट जब हम बात कर रहे होते हैं रेसिज्म की, तो इट इज अ मेजर कंसर्न ऑफ द वेस्ट, खासकर अमेरिका में आप इसके इश्यूज को देखते हो, है ना। कोई ना कोई वहां पर दिक्कत, न्यूज हमेशा बनी रहती है और हम इसको यहाँ पर एनालाइज भी करते हैं, एक वीडियो भी हमने कवर किया हुआ था, ऑलराइट। नाउ ये जो क्लासिफिकेशन होते हैं, चाहे वो इंडिया के रेशियल क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो ग्लोबली रेशियल क्लासिफिकेशन किए जा रहे हों, इनका बेसिस क्या होता है, किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि सो एंड सो पॉपुलेशन इज नीग्रोइड, दिस इज कॉकसॉइड, दिस इज मंगोलॉइड। तो कई बार लेमन टर्म में हम कहते हैं कि दीज आर मंगोलियन चाइनीज सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स, है ना। कई बार आप कहते हो कि दिस इज लुकिंग लाइक एन अफ्रीकन ट्रेड, या फिर आप कहते हो कि ये यूरोपियन लग रहा है ना, ये फॉरेनर लग रहा है। आपके बीच में, हमारे बीच में अगर कोई वी फाइंड अ पर्सन हु इज लाइक वेरी फेयर स्किन्ड, लाइट आई कलर, ब्लॉन्ड टू ब्राउनिश लाइट ब्राउन कलर, तो इस चीज को कई बार हम क्या कहेंगे कि ये तो फॉरेनर की तरह लगता है ना। कॉमन पीपल हु आर नॉट एंथ्रोपोलॉजिकली साउंड और नॉट अवेयर ऑफ दीज वेरिएशन might end up saying these marks, and at times these marks will be also seen as derogatory or at least racist remark। ठीक है, तो भले आप इंसान उस सेंस में बोले चाहे ना बोले, है ना, वो सिर्फ हो सकता है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ही इज नॉट पासिंग ऑन अ रिमार्क, ऑलराइट। बट डेफिनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं जो होती है वो इस चीज को यहाँ पर दे रही होती है। तो हम देखेंगे कि जो नीग्रोइड, अफ्रीकन, कई टर्म्स को हम एसोसिएट करते हैं, इसका बेसिकली बायोलॉजिकल जेनेटिक बेसिस क्या है। एंड साथ ही साथ आप रेस रेसिज्म के सेंस में कल्चरल वेरिएशंस को भी वहां पर पढ़ने वाले हो। और ये क्लासिफिकेशन जो होता है अक्सर वो इंसान के फिजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर होते हैं, एंड दीज फिजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन और अ क्रिमिनल फॉर दैट मैटर, और इसको आप फॉरेंसिक एनालिसिस कहते हो। सो दिस इज व्हाट द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट फर्मली अधेयर्स टू, है ना। पार्ट 2 जो इस यूनिट का है
जिसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाती है, दैट इज यूनिट 4 चैप्टर 4 इनफैक्ट एम्बर नंबर का, और हम चैप्टर 5 पे मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये पोर्शन आपका खत्म हो जाने वाला है। तो अगले कुछ आधे घंटे में हम इस पूरे यूनिट को देखेंगे और इन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले। पर वहाँ पर जाने से पहले आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे दिसंबर के बैचेस हैं, है ना, एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बीन द नंबर 1 ऑप्शनल। दिसंबर के बैचेस को आप मैक्सिमम डिस्काउंट पे अगर पर्सनलाइज गाइडेंस के साथ चाहते हो, ऑप्शनल की गाइडेंस भी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करके 15999 में नॉट ओनली द कोर्स बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, वैल्यू एडिशन मटेरियल, करेक्ट दैट इज द बेसिक स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स एंड पीपीटीज एंड अ लॉट मोर, है ना, मॉडल आंसर्स जो दिए जाते हैं आपको, साइनॉप्सिस के साथ डिस्कशन जो आपका होता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड जस्ट एट 15999 एंड यू कैन एनरोल इन द अपकमिंग न्यू बैचेस। अभी समय है और 12 दिसंबर से बैचेस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे और आप यूएस लाइव के इस कोड को इस्तेमाल करके डेफिनेटली एनरोलमेंट को इंश्योर कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि दिस इज दी बेस्ट ऑप्शनल फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। व्हाई? बिकॉज सबसे शॉर्टेस्ट, क्रिस्प, कंसाइज मेजर ऑप्शनल है ना। ऑप्शनल तो बहुत सारे हैं पर मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 या 1.5, 2 भी नहीं हम कह सकते हैं, है ना। जो दूसरा ऑप्शनल है वो इसके बराबर है लगभग, और एक ऑप्शनल है जो इससे थोड़ा सा छोटा है, बट उस जो इससे छोटा है वहां पर सिलेक्शन हो ही नहीं रहे। ऑलराइट, सिलेक्शन ना के बराबर वहां पर है। तो एंथ्रोपोलॉजी उन मेजर ऑप्शनल में से इकलौता एक ऑप्शनल है जहां पर सिलेक्शन ऐसे हो रहे हैं कि कोई और सब्जेक्ट नहीं दे रहा है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि तीसरे नंबर पे सिलेक्शन दे रहा है, चौथे नंबर पे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन। 2017 टॉप 10 4 रैंक्स, 2022 टॉप 10 4 रैंक्स, 2018 ऑल इंडिया रैंक 2 अक्षत जैन साहब, 2017 ऑल इंडिया रैंक 1 अनुदीप दुर्शेट्टी, 2020 अगेन शुभम कुमार। ऑलराइट, वहां पर भी आपको ऑल इंडिया रैंक 1 देखने को मिलती है। और उसके बाद 2022 में आप आते हो तो 4 रैंक, जिसमें से उमा भारती जी की 2022 में 3rd रैंक आपको देखने को मिल रही है। तो बाकी डिसिप्लिन की तरह हम टॉप 50 100 की कभी बात नहीं करते। आप देखोगे लोग एनालिसिस में बताते हैं टॉप 50 में इतने आए, टॉप 100 में, नेवर गो फॉर दैट। 10 में हमारे इतने जितने लोगों के 50 और 100 में नहीं होते। सो वी फोकस ऑन गिविंग रैंक्स अंडर 10, है ना। एंथ्रोपोलॉजी कैसा डिसिप्लिन है जो इस तरीके के रिजल्ट्स को ले आ रहा था। सक्सेस रेट की अगर आप बात करते हो, प्रेजेंट रिजल्ट के बाद इट विल बी क्यूमुलेटिव 11% सक्सेस रेट। 2022 का जो रिजल्ट है उसके बाद 11% के बहुत करीब में आपको ये आंकड़े देखने को मिलते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शनल जो है वो 10% के बैरियर को भी नहीं क्रॉस करता है। ठीक है, कई मेजर ऑप्शनल 5 to 6% जो बहुत बड़े जिसमें सबसे अधिक बच्चे लेते हैं, है ना, बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, काफी चीजें कॉमन है, और उस चक्कर में वो ऐसे ऑप्शन को लेते हैं जहां पर सक्सेस रेट ट्रेडिशनली इन द पास्ट डेकेड हैज बीन अराउंड 6% और 6.7%। तो यू हैव टू मेक अ वाइज डिसीजन। आपको कम समय में अगर कोई अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्वालिटी रिजल्ट दे रहा है, सिलेक्शन दे रहा है, बेटर मार्क्स दे रहा है, इजी अप्रोच टू स्कोर 300 दे रहा है, तो आपको उसके साथ जुड़ना है। क्यों? क्योंकि आपका ये बचा हुआ समय आंसर राइटिंग से लेकर के जो बाकी इंपॉर्टेंट काम है वहां पर आपकी हेल्प करता है। तो 12 से बैचेस स्टार्ट है, यूएस लाइव लगा करके आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हो। फ्री मटेरियल के एक्सेस के लिए किसी भी तरीके का आपको सजेशन चाहिए हो, है ना, तो ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं। बात करनी है, कुछ पूछना हो एनरोलमेंट के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग, अदरवाइज सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, है ना, या फिर इवन फॉर दोज हु आर इवन डूइंग दी सेल्फ प्रिपरेशन, उनके भी क्वेरीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। उत्कर्ष सिंह _ है वीकली। मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि डेली रिस्पॉन्ड करूँ, पर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बाय द एंड ऑफ द वीक डेफिनेटली आई रिप्लाई टू ऑल दी मैसेजेस दैट आर कमिंग, है ना। तो मैसेज आप उत्कर्ष सिंह _ पे ड्रॉप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। प्री मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डेट्स, सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे सब्सक्राइब रह सकते हो, ट्यून रह सकते हो। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले जब हमने वेरिएशन की बात की थी लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट में, तो वो लास्ट यूनिट आपसे बेसिकली ये बता रही थी कि आप हाइट के ट्रेट को लेते हो या फिर किसी भी तरीके के और कल्चरली कॉम्प्लेक्स ट्रेट को उठा करके देखते हो, उसके पीछे एक जेनेटिक रीजन होता है। तो जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट आपस में एक गेम प्ले कर रहे हैं, एक रोल है, ठीक है, दोनों टू अ सर्टेन डिग्री इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस तरीके की टेंडेंसीज को। जब हम जब हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को पढ़ते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को जब पढ़ते हैं, तो वी कम टू नो कि ये जो डिजीजेस के प्रति हमारी रेजिस्टेंस है या ससेप्टिबिलिटी है, इसमें भी जेनेटिक्स का और जो हमारे अंदर वेरिएशंस हैं, इनका एक मेजर रोल है। यानी कि आपको कितनी आसानी से कोई एक बीमारी पकड़ सकती है ना, आप बीमार पड़ सकते हो, और कितनी मुश्किल से आपको कोई बीमारी पकड़ सकती है, ये दोनों फैक्टर जो है वो आपके वेरिएशंस पे डिपेंड करते हैं। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन है कि
क्यों, जो एम्बर एंड एम्बर में पूछा हुआ है पूरा का पूरा, हम यहाँ पर जनरल कवरेज नहीं कर रहे, इट इज एम्बर एंड एम्बर कवरेज। तो एम्बर एंड एम्बर में एक क्वेश्चन एक पूछता है कि एक why is the population susceptible to diseases in the first place, क्यों कोई population it is more likely to get affected by a certain disease, ऐसा क्यों देखने को आपको मिलता है। तो इसके पीछे एपिडेमियोलॉजिस्ट इनफैक्ट लीड एपिडेमियोलॉजिस्ट फ्रांसिस ब्लैक है। इनका कहना है कि जो लैक ऑफ जीन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये एक कारण तो है पर ये इकलौता कारण नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस यूनिट को जब आप पढ़ते हो तो शुरुआत में आपको ये बताया जाता है कि जब भी जिन भी जगहों पे इनिशियली कोई डिजीज प्रिवेल करती है ना, अपना इफेक्ट दिखा रही होती है, तो वो एक हाई नंबर ऑफ डेथ टोल को उस जगह पर कॉज करती है। यानी कि अगर किसी भी एक रीजन में, आपको पता है ब्रिटिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलोनाइजेशन है ना, दे हैव मूव्ड एंड एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज टू द वास्ट लैंड, टू द फार ऑफ लैंड्स है ना। और जब वो इन जगहों पे गए तो अपने साथ जाहिर सी बात है अपने जेनेटिक इम्प्रिंट्स को लेकर के पहुंच रहे हैं। ऑलराइट, मीटिंग आपको देखने को मिलती है, इट इज नॉट अनहर्ड इवन ड्यूरिंग दी अदर माइग्रेंट्स है ना। ये तो आपको कोलोनाइजेशन देखने को मिल रहा है, पर इससे पहले भी जो इंडिया में माइग्रेशंस हुए, इन्वेजन्स हुए, दैट हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू सेट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटीज इन द इंडियन पॉपुलेशन। ऑलराइट, तो ये डिजीजेस भी उनके साथ आती गई जो कि पहले एक पर्टिकुलर रीजन तक ज्यादा सीमित आपको देखने को मिलती हैं। तो जिन जिन जगहों पे गए वो जगहें इस तरीके की टेंडेंसीज को, न्यूअर ट्रेट्स को दिखाने लगी। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस और टीबी, अगर किसी एक जगह पर पहले से मौजूद नहीं है उसके इम्प्रिंट्स है ना, इट इज नॉट अ मेजर कंसर्न इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो वहां पर अगर ये डिजीज पहली बार जाती है तो इट विल कॉज अ हैवी अमाउंट, हाई अमाउंट ऑफ डेथ टोल, बहुत ज्यादा जानों को लेगी, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में जो आपका इम्यून सिस्टम एक्ट करेगा और आपकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो काफी ज्यादा वहां पर कंसर्नफुल है। इम्यून सिस्टम आपका तैयार नहीं है, उसके लिए एक नया कोई दुश्मन यहां पर आया हुआ है ना। हमेशा जब भी आप इम्यून सिस्टम को पढ़ते होगे, बेसिक्स में पढ़ते होगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी पढ़ते हो, तो आपको पता है कि जब भी कोई एक फॉरेन बॉडी या एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा होता है तो आपकी बॉडी एक तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना चाहती है और वो अलग अलग लेवल पर होता है। पहले तो उसको फॉरेन पार्टिकल को एंट्री करने से रोकती है, इसके कई सारे मैकेनिज्म है। एक तो फिजिकल मैकेनिज्म है, आपकी स्किन है ना, आपकी जो स्किन की सरफेस है, जो एपिडर्मिस है, वो प्रिवेंट कर रही है कि वो एंटर ही ना कर पाए ऐसा कोई हार्मफुल पार्टिकल जो है, जो एंटीजन हो सकता है। दूसरा जो आपके बायोकेमिकल फ्लूइड बेसिस है ना, टीयर्स की बात करते हो, सलाइवा की बात करते हो, तो इनके अंदर जो आपको देखने को मिल रहा है इनका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज प्रीटी मच एबल टू किल अ लॉट अमाउंट ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, पर फिर भी लेट्स अज्यूम कि वो पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो आपकी बॉडी कई तरीके के रिस्पॉन्सेस को वहां पर प्रोजेक्ट करती है। फीवर, जो फीवर आपको आता है दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स। कई बार हमें लगता है कि यार फीवर आ रहा है, ये बीमारी है। फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम, और बेसिकली सिम्टम भी नहीं है, इट इज अ रिस्पॉन्स है ना। तो फीवर क्या होता है, कुछ पायरोजेंस आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल आता है या फिर आपकी बॉडी ये एक्सपीरियंस कर रही होती है कि देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज, देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन डिग्री ऑफ चेंज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी इन अ वेरी लाइक हार्मफुल मैनर। ऑलराइट, तो इस तरीके के चीज को कम करने के लिए, इस तरीके के प्रभाव को कम करने के लिए वो पायरोजेंस को प्रोड्यूस करती है। आइडिया क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर अगर हम किसी भी प्रकार से रेज कर पा रहे हैं तो उससे हो सकता है ये जो पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं दे गेट सबसाइडेड, दे विल गेट डाइट। ऑलराइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट आपको चीज देखने को मिल रही होती है जब भी हम बात कर रहे होते हैं पायरोजेंस की या फिर बॉडी के टेम्परेचर राइज करने की। अब मान लीजिए कि फीवर से भी वो चीज नहीं गई, और उसमें खासकर कई बार तो आपकी गलती होती है कि आपको फीवर आया नहीं, आप तुरंत यू गेट अफ्रेड एंड यू टेक अ डोलो है ना। आपने डोलो ले लिया या फिर किसी भी तरीके की एसिटामिनोफेन ले ली, कोई भी पैरासीटामोल आपने उठा करके ले लिया अपने टेम्परेचर को वहां पर कम करने के लिए। ऑलराइट, सो टेकिंग दीज इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द थ्रेशोल्ड ऑफ द फीवर और द पेन दैट यू आर फेसिंग इज प्रीटी हाई। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल डेंगू के जो केसेस होते हैं है ना, डेंगू के जो फीवर है, डेंगू फीवर, वहां पर तो आपको जरूरत है, पर एज अ रिस्पॉन्स जब भी आपके पास आ रहा है तो हमको उस तरीके की मेडिकेशन की जरूरत कई बार नहीं पड़ती। ऑलराइट, अब मानते हैं कि चलिए पैथोजन वाज एबल टू रेजिस्ट इवन दीज पायरोजेंस।
वो अभी भी बच गया। तो आपकी बॉडीज कुछ केमिकल प्रोटीनिशियस कंपोनेंट्स को वहां पे रिलीज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट दोज एंटीजेंस। ठीक है, तो जब आप पहले से किसी एक बार किसी तरीके के पैथोजन को फेस कर चुके होते हो, एंटीजन को फेस कर चुके होते हो, और आपकी बॉडी उस समय जब रिस्पॉन्स दिखाती है, तो ऑल्दो दैट रिस्पॉन्स इज डिलेड, वो धीमे धीमे बिल्ड होता है, क्योंकि वो अलग अलग माध्यम से उसने ट्राई किया, फिर फाइनली एंटीबॉडीज पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उसके अगेंस्ट आई, है ना। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है ऑन द फर्स्ट एनकाउंटर, बट वेन यू आर अकस्टम टू इट, यानी कि एक बार जब वो हो चुका है ना, तो आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर टाइप और कैटेगरी ऑफ एंटीजन के लिए एक मेमोरी को फॉर्म कर लेगी। दिस इज कॉल्ड इज द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम और बॉडी। वो याद कर लेगी कि हाँ ये दुश्मन आया हुआ था, है ना, और इस दुश्मन को इस तरीके से मैंने मारा हुआ था। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल जैसे आप सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर में फीड करते हो, आपने फीड कर ली, डाटाबेस में आपके सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब अगली बार अगर वो आएगा, है ना, सेम कैटेगरी और सेम टाइप ऑफ एंटीजन, then your body is not going to take so much of time. The response will be very fast. The response will be very rapid as compared to the first time. All right. आप कभी कभी देखते हो कि आप, for example, you are going to a new territory, you are going to a new place, or you are going for, like, let's say tourism. So initially you are not aware of those places, है ना, on first second visit. इवन इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेस, आप अपने होटल में वापस आते हो तो आपको वहां पर भी ढूंढना पड़ता है, कहाँ पे था मेरा होटल, कौन सा था, इसी स्ट्रीट पे था, बट कहाँ था मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो यू टेक हेल्प ऑफ, लेट्स से, गूगल मैप्स, इफ इट्स फंक्शनल देयर, है ना। अगर नेटवर्क आ रहा है तो आप गूगल मैप को देखोगे, या फिर आप किसी से पूछोगे और अपने होटल में वापस चले जाओगे। पर आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, जब आपने वो चीज़ आपके दिमाग में फीड हो गई, है ना, आप उस रास्ते को समझ गए हो, तो आपको इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, और आप स्विफ्टली जा सकते हो। आपका टाइम कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आप पहले किसी भी नई राह पे जा रहे हो, किसी भी नई जगह पे जा रहे हो, तो आपने पूछा, देखा, ढूंढा, गूगल मैप्स, अ लॉट ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स का अगर वो डिस्टेंस है, तो हो सकता है वो 35 टू 45 और मे बी 1 आवर से ऊपर चला जाए, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी टू recognize or to find the place. But when you are accustomed, तो 15 मिनट्स हो सकता है 12 या 13 मिनट्स भी हो जाए, क्योंकि आप ड्राइव थोड़ी फास्ट कर दो, कि अच्छा आइडिया नहीं है, लिमिट्स में आपको ड्राइव करना चाहिए, या फिर हो सकता है एट मैक्स अगर ट्रैफिक और समथिंग है तो 20 मिनट्स हो जाएगा, है ना। पर जो ये रिस्पॉन्स है, ये जो स्पीड है, वो कंपेयर टू द लास्ट टाइम वो कैसी है, डबल हो चुकी है, क्योंकि अब आपको रास्ता पता है। सिमिलरली इम्यून सिस्टम भी इसी तरीके से फेस करता है। तो पहला एनकाउंटर जब किसी भी वजह से हुआ, चाहे वो कॉलोनियल रूट से हुआ या किसी और एजेंसी से कोई भी बीमारी एक टेरिटरी के अंदर में आती है, तो उसके अगेंस्ट में हम एक रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं, और वो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है टू गिव अ, लेट्स से, सेफगार्ड टू दी सक्सेसिव जनरेशन। आगे आने वाली जनरेशंस या फिर आगे आने वाले समय में उस पॉपुलेशन को एक रेजिस्टेंस मिल चुकी होती है, बिकॉज द एनकाउंटर्ड हैज बीन देयर। तो यहां पर जो फ्रांसिस ब्लैक साहब है ना, कलर चेंज करना पड़ेगा, फ्रांसिस ब्लैक साहब है, जो कि इन तरह की बीमारियों के बारे में, बीमारियां क्यों फैलती है, कॉजेस क्या है, कंसर्न्स क्या है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स बिहाइंड डिजीज, इसको पढ़ने का जो काम करते हैं, दैट इज फ्रांसिस ब्लैक साहब। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस आई है एनकाउंटर के थ्रू, या फिर जो जीन्स फॉर दोज रेजिस्टेंस है, दिस इज नॉट द होल आंसर, दिस इज नॉट द ओनली रीजन क्यों आपको ये देखने को मिलता है ना। और भी रीजंस हैं, और जिस रीजन को यहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है कुछ, फॉर एग्जांपल यहां पर देखा गया है कि रैबिट्स के अंदर में माइक्सोमेटोसिस नाम की एक डिजीज होती है ना। इनिशियली व्हेन द रैबिट वाज इन्फेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एक वायरल कंडीशन आपको देखने को मिल रही होती है, और उस कंडीशन में, लाइक, ह्यूमंस आर नॉट वेरी ससेप्टेबल टू दिस वायरस, ह्यूमंस उससे लाइक उनको कोई खतरा नहीं है ना, ह्यूमंस के बीच में उसका असर नहीं दिखाता है ये पर्टिकुलर वायरस। पर रैबिट्स के केस में इट इज हाईली लीदल, ऑलराइट। तो कई तरीके के चेंजेस वो लेकर के आता है। तो पहले एनकाउंटर में ये जो इलनेस इंड्यूस्ड है, जो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड है, द डिग्री इज प्रिटी हाई, बट सब्सिक्वेंटली जब आप देखते हो अपकमिंग जनरेशन में, सक्सेसिव जनरेशन में, नेक्स्ट एनकाउंटर ऑनवर्ड्स, ये चीज आपको कम देखने को मिलती है। सिमिलरली आप आस्केनाजी ज्यूज की अगर बात करते हो, जो कि अमेरिका में है ना, उनके बीच में ट्यूबरक्लोसिस का भी सेम केस में देखा जाता है, ऑलराइट। जिनके बीच में चीज काफी ज्यादा पहले से मौजूद थी, वो उसके लिए रेजिस्टेंस को दिखा रहे हैं, जबकि दूसरे जो ज्यूज हैं दूसरे इलाकों में, वो वहां पर नहीं दिखा रहे हैं। तो पहले तो ये लोग सोचते हैं कि मे बी ज्यूज मस्ट बी हैविंग सर्टेन रेशियल रेजिस्टेंस, है ना, कि इट इज अबाउट ज्यूज,
या फिर लाइक अगर क्रिश्चियंस के बीच में है तो ये लाइक क्रिश्चियंस के बीच ही में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं काम कर रही। पर इट इज़ नॉट अबाउट ज्यूज और क्रिश्चियन और रिलीजन और एथनिसिटी, इट इज़ बेसिकली अबाउट द रीजन। जिस रीजन में थे उस रीजन में पहले इनका इनकाउंटर हो चुका था, जो कि जाहिर सी बात है इस रीजन में जो ज्यूज मौजूद थे, और नेक्स्ट सक्सेसिव एनकाउंटर्स में दे डू नॉट फेस दैट डिग्री ऑफ प्रॉब्लम और इशू, दे वर एबल टू कोप अप। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, मीजल्स को आप देखते हो। मीजल्स 1949 में जो तुपारी इंडियंस ऑफ ब्राजील है उनकी पॉपुलेशन को लगभग 200 से 67 तक ले आता है। कब? 1955 में। बस सब्सीक्वेंट जनरेशन में देयर इज अ रेजिस्टेंस दैट इज बिल्ट। तो ये रेजिस्टेंस होती है और ये रेजिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती है टू कोप अप विद सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जांपल कोविड को भी आप देखते हो, है ना, तो सेम स्ट्रेन के प्रति आपको जो रिस्पॉन्सेज है वो कम देखने को मिले। इवन द वैक्सीनाइजेशन इज आल्सो बेस्ड अपॉन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपको एक लाइव या एटीन्यूएटेड, है ना, यानी कि जिसका सेम कोविड-19 का वायरस वहां पर होगा और उसके वायरुलेंस फैक्टर को सप्रेस कर दिया गया, किसी भी माध्यम से आपने उस वायरुलेंस फैक्टर को सप्रेस कर दिया। ऑलराइट, हीट शॉक मेथड, अ लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, और उसके बाद आपने उस स्ट्रेन को इंड्यूस किया। अब आपकी बॉडी अभी भी उसके जो पेप्टाइड्स है उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, एज एन एंटीजन उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, सो दैट आफ्टर दैट इफ यू कैच इट अगेन, तो जो रिस्पॉन्स होगा काफी ज्यादा तेज होगा और आपकी बॉडी में जो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज फॉर्म अगेन दैट पर्टिकुलर एंटीजन है वो वहां पर आपका बचाव कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कई बार अगर स्ट्रेन लेट्स से कि अगर आपके बीच में आ भी जाता है, वापस से आप अफेक्टेड होते हो कोविड से, है ना, तो हो सकता है कुछ सिम्टम्स हो, बट दैट सिम्टम्स आर नॉट गोइंग टू बी लीदल और सो कंसर्नफुल एज यू नीड अ हेल्थ इमरजेंसी केयर। ठीक है, तो ये आइडिया होता है वैक्सीनेशन का, दैट इज ऑल्सो लाइक बेस्ड अपॉन कि आपको एक बार उससे अफेक्ट कराया जाए। ठीक है, और समय समय पर उसके बूस्टर्स टू लाइक टू इनेबल दैट पर्टिकुलर मेमोरी। आप रेबीज के केस में देखते हो या फिर टेटनस की हम बात कर रहे होते हैं, है ना, तो आपको वैक्सीनेशन लगता है। इट इज बिलीव लाइक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस की वैक्सीनेशन इज एडिक्वेट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, अमेरिका में कई जगहों पर 10 ईयर्स। तो उसके बाद आपको लगभग एडल्ट्स को 10 साल बाद वहां पर बूस्टर्स लगते हैं टेटनस के। ऑलराइट, बिकॉज इट कैन बी अ लीदर कंडीशन, इट इज एक्सट्रीमली रेयर, है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है टेटनस की जो कंडीशन होती है, और पर डेफिनेटली उसके जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्नफुल है। सो once you develop the memory, it is going to last for a certain amount of time. That depends from condition to condition. For certain diseases, the memory that is being formed can last the lifetime, है ना, एक बार आपने लगा लिया और आपका पूरा जो अडल्टहुड है वहां पर निकल जाता है। ऑलराइट, चलिए, सो आई होप ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर मैप्स, कुछ एक वर्ल्ड मैप आपको दिखा हुआ है और यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया के ट्रेट की हम बात करने वाले हैं ना, इसके ऊपर एक वीडियो भी हमने बनाया। सिकल सेल अनीमिया आपकी एक बीमारी है जो कि एक म्यूटेशन की वजह से आपको हो रही है, जहां पर आप देख रहे हो कि बीटा ग्लोबिन चेन में, है ना, बीटा ग्लोबिन चेन में जो आपके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं वो वहां पर बदल रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड, वेलिन, इनके बीच में जो सब्स्टिट्यूशन होता है, आपने बचपन में, आई एम डेफिनेटली श्योर कि 9th 10th या एटलीस्ट 11th 12th में कभी ना कभी आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर जब म्यूटेशन आता है ना, ये जब चेंजेस आते हैं तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल शेप ऑफ दी, कहां बना दी, इस साइड बना देते हैं, नॉर्मल शेप ऑफ दी हीमोग्लोबिन जो इस तरीके का होता है उसको चेंज करके सिकल शेप बना देते हैं ना। सिकल आपको पता है ना, द एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, है ना, क्रिसेंट लाइक शेप होता है, काफी पतला, उसको बना देंगे वहां पर, है ना। इसकी वजह से देखिए जो कंडीशन आएगी, जिनके बीच में ये होमोजाइगस कंडीशन में ये हीमोग्लोबिन का वेरिएंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन को HB या फिर HbA करके प्लेस करते हैं, और जो सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन है जो जिसका शेप चेंज हो चुका है, उसको अगर हम HbS करके शेप करते हैं, तो होमोजाइगस कंडीशन क्या बनेगी, याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है, HbS इज दी होमोलोगस कंडीशन ऑफ द लीदल जीन, है, जो लीदल कंडीशन है उसका ये होमोलोगस कंडीशन है, यानी कि दोनों जो वेरिएंट है वो वहां पर दोनों कॉपीज जो है वो इन्फेक्टेड वाली है, वो खराब वाली है। और अगर हम HbA.HbA या फिर HB.HbA करते हैं तो ये
आप नॉर्मल होमोजाइगस हो, है ना, यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपके बीच में मौजूद है, जो कि इस तरीके का होना चाहिए था, बाइकॉनकेव, है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉइंटेड है, एग्जैक्ट बाइकॉनकेव नहीं बना हुआ है। चलिए, पर एक कंडीशन हो सकती है जिसमें आप हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहे हो, यानी कि HbS.HbA, एक कॉपी जो आपके पास मौजूद है वो नॉर्मल है और दूसरी एबनॉर्मल है। नॉर्मल वाले कंडीशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज 100% लीदल, है ना, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन होती है HbS.HbS दैट इज होमोजाइगस फॉर द लीदल ट्रेट, तो वहां पर डेथ ऑफ द इंडिविजुअल होगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कैरी करने के आपको नहीं मिलेगा, सीवियर आपको अनीमिया वहां पर देखने को मिलेगा, है ना, नाम में ही छुपा हुआ है, सिकल सेल अनीमिया। ऑलराइट, सो जब आप इस कंडीशन में होते हो तो बिल्कुल नॉर्मल हो, पर सबसे बेस्ट कंडीशन आपको लग रही होगी कि इसमें से कौन सी होगी, सबसे बेस्ट सर ये वाली है, तो नॉर्मल है ना, बिल्कुल नॉर्मल है। पर अगर आप दुनिया के कुछ ऐसे देशों को देखते हो जहां पर मलेरिया के जो इंसिडेंसेस हैं या जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा हाई है, फॉर एग्जांपल ये एरियाज आप देख रहे हो जो इस तरीके के डार्कर ग्रीन शेड में है, अफ्रीका में आपको मोस्टली ये रीजंस देखने को मिल रहे हैं, 5 to 20% प्रेवलेंस है यहाँ पर मलेरिया की, जो बहुत डार्क में है, दैट इज ऑल्सो अफ्रीका में, और दुनिया के किसी कोने में आपको वो डार्क शेड नहीं देखने को मिल रहा है ना। ईस्टर्न पार्ट ऑफ ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, आपको इस तरह पे इस जगह पर और इस तरह पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, इन जगहों पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे, या फिर आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, ऑलराइट, तो इस जगह पर एंड हेयर अराउंड द सेंट्रल अफ्रीका, इस जगह पर आपको देखने को मिल रहा है कि हाई इंसिडेंस ऑफ मलेरिया मोर देन 20%। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे क्या होता है कि ये नॉर्मल वाला भी खराब हो जाएगा, ये वाला भी खराब हो जाएगा, बेस्ट जो होगा ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। आप कहोगे कैसे, है ना, जहां पर एक अफेक्टेड या लीदल ट्रेट मौजूद है, वो अच्छी कंडीशन कैसे हो सकती है जो नॉर्मल कंडीशन उससे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन यानी कि हीमोग्लोबिन आपका बाइकॉनकेव रहेगा, तो मलेरियल पैरासाइट्स कैन इजीली इन्वेड इट, है ना, और मलेरिया की वजह से वहां पर कई सारी मौतें होती है। तो द मोर्टेलिटी रेट ऑफ दीज प्लेसेस, है ना, जो हाईलाइटेड प्लेसेस है ना, वहां पर काफी हाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा अफेक्टेड है वो, ऑलराइट, बहुत ज्यादा अफेक्टेड है वो मलेरिया से। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रास्टिंग साइड पे जिस जगह पर ये पर्टिकुलर केस मौजूद है HbS.HbA, वो जगह पर एक रेजिस्टेंस बिल्ड है, यानी कि वहां पर सिकल सेल अनीमिया तो देखने को मिलेगा, पर वो माइल्ड सिकल सेल एनीमिया होगा, और हीमोग्लोबिन का शेप जो सिकल हो चुका है, इट इज कंपैरेटिवली सिकल इन नेचर, बाइकॉनकेव नहीं है पूरी तरीके से, तो उस वजह से क्या होगा, मलेरियल पैरासाइट भी इन्वेड नहीं कर पाएगा। तो वो यहां पर क्या हो रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको एक सुपीरियोरिटी, एक एज प्रोवाइड कर रही है, एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। तो दिस इज हाउ अ लीदल जीन, presence of a lethal gene in a heterozygous condition becomes beneficial for the population which is highly affected by the conditions like malaria. All right, तो यानी कि पहले जब ये सिकल सेल अनीमिया एक लीदल ट्रेट है, तो लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें क्या कहता है, शायद अगली स्लाइड में लिखा भी होगा, है ना, यहां पर हम देखते हैं, है ना, कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो आपका क्या कहता है कि जो हार्मफुल है, अनएडेप्टिव ट्रेट है, उनको पॉपुलेशन से हट जाएंगे वो। आपने इंडस्ट्रियल मैनरिज्म को पढ़ा होगा, है ना, जब तक व्हाइट मॉथ बेनिफिशियल थे तब तक ब्लैक मॉथ का नंबर ना के बराबर था, बिल्कुल कम था, क्योंकि प्रीडेटर्स उनको देख करके खा जाते थे। जब इंडस्ट्रियल चेंजेस आए, मेलेनिन के हाई कंसंट्रेशन वाले जो मॉथ्स थे वो फेवर हो गए, और व्हाइट मॉथ जो थे वो उनका नंबर कम होने लगा, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, इट कीप्स द चेक ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मफुल जीन्स और द लीदल जीन्स। तो क्या होना चाहिए कि HbS चाहे हेट्रोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, इनका नंबर बहुत कम होना चाहिए, फिर खत्म हो जाना चाहिए, बट नेचुरल सिलेक्शन इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ दिस हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि नंबर कम नहीं रह रहा है, इसकी बहुत हाई टेंडेंसी आपको अफ्रीका रीजन में या फिर जहां पर भी मलेरिया देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं रहा, है ना, ये बेनिफिशियल हो गया है। ठीक है, इस कंडीशन में इंडिविजुअल सिकल सेल एनीमिया से जाएंगे, इस कंडीशन में दे विल मोस्टली गो ड्यू टू दी मलेरियल कंडीशन जो कि इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है वहां पर, ऑलराइट, पर ये कंडीशन जो है आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करी, तो नेचुरल सिलेक्शन इसके अगेंस्ट ना वर्क करके इसको पॉपुलेशन में इनकॉर्पोरेट रहने देगा। सिमिलरली अगर हम एक और वेरिएशन की यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन में, एपिडेमियोलॉजी से रिलेट करके आप देखो तो देयर इज अ कंडीशन ऑफ लैक्टेज डिफिशियंसी, कई लोग इसको लैक्टोज डिफिशियंसी भी कहते हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली लैक्टोज डिफिशियंसी, है ना। लैक्टोज आपको देखने को मिल रहा है, इट इज अ फॉर्म शुगर, है ना, जो कि मौजूद है आपके मिल्क में, ऑलराइट, और उसको एक एंजाइम ब्रेक डाउन करता है जिसको हम लैक्टेज कहते हैं।
कई पॉपुलेशन के बीच में आपको देखने को मिलता है कि ये जो एंजाइम है ये मौजूद नहीं होता है, ठीक है, ये एंजाइम जो है वो मौजूद नहीं होता है। उनके बीच में जो कंडीशन आती है उसको आप क्या कहते हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हो, ठीक है। पर डिफिशियंसी को क्या कहोगे, लैक्टेज डिफिशियंसी, विच इज रिजल्टिंग इनटू लैक्टोज इंटॉलरेंस। यहां पर क्यों हमने बोला लैक्टोज, क्योंकि जो लैक्टोज है ना, वो शुगर जो मौजूद है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ लैक्टेज, and therefore it is showing certain scenarios or certain like uncomfortable situation. For example, bloating हो सकती है, cramping हो सकती है, vomiting हो सकती है, nausea feel हो सकता है ना, because you are intolerant, आपका सिस्टम intolerant है to have the lactose in your meal। तो कई पॉपुलेशन के बीच में लैक्टेज की जो आपको देखने को मिलता है सफिशियंसी देखने को मिलती है, और कई देशों में कई जगहों पर डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो वाई सो, या तो पूरी तरीके से डिफिशियंसी हो सकती है अगर जरूरी नहीं है तो सॉरी, और या तो प्रिवलेंस हो सकती है, क्या चला जाएगा अगर वो रहेगा तो कोई हार्म तो कॉज करेगा नहीं, है ना। मोर और लेस आप जब चिल्ड्रन में देखते हो, बच्चों में देखते हो, तो इनिशियली सब में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ अ चाइल्ड इज बेसिकली व्हाट, इट इज गोइंग टू बी बेसिकली मिल्क ओनली, है ना। तो आप क्या करोगे, मिल्क के डाइजेशन के लिए लैक्टेज रखना पड़ेगा, पर ड्यूरिंग द एडल्टहुड इट इज कंप्लीटली गेटिंग लॉस्ट, है ना। जब एडल्टहुड की तरफ आप रीच कर रहे हो तो ये वहां पर गायब होना शुरू हो जाता है कई जगहों पर, इसलिए आपको डिफिशियंसी देखने को मिल रही होती है, और कई जगहों पर इसकी प्रिवलेंस है, तो वहां पर हम कहते हैं कि लैक्टेज देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में यहां पर मिल रहा है। तो इस चीज को समझाने के लिए कई सारी स्टडीज हुई। फॉर एग्जांपल हम यहां पर अगर बात करें तो बाल्टीमोर की स्टडीज है जहां पर 312 अफ्रीकन अमेरिकन को पढ़ा गया था एंड 221 यूरोपियन अमेरिकन चिल्ड्रन के ऊपर स्टडीज की गई थी जो कि 1 से 6 की ग्रेड में थे, और पाया गया स्टडी में 85% ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो क्या थे, उनके बीच में आपको एक कंडीशन देखने को मिल रही है ना, यानी कि पर्टिकुलर डिफिशियंसी, ऑलराइट, सॉरी, और 17% यूरोपियंस के बीच में आपको ये डिफिशियंसी देखने को मिल रही है, ऑलराइट, यानी कि वो इंटॉलरेंट है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो ये वेरिएशन क्यों, ये क्या रीजनल सिलेक्शन है, एथनिक रेशियल सिलेक्शन है, क्या इसके पीछे का रीजन है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में इतनी हाई इंसिडेंस है और दूसरे के बीच में कम इंसिडेंस है। इसी चीज के ऊपर 1960s में जाकर के वापस से सिमंस काम करते हैं, है ना, और उनके साथ यहाँ पर मैक्रकन भी काम कर रहे होते हैं। इन दोनों ने जब काम किया तो इन्होंने पाया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लैक्टोज एब्जॉर्प्शन एंड डेयरिंग। जो डेयरिंग प्रैक्टिसेस होती है कई सोसाइटीज में, पेस्टोरल सोसाइटीज होती है ना, वो डेयरी प्रैक्टिसेस मिल्क प्रोडक्ट के साथ डील कर रही होती है, तो इनके बीच में पाया गया कि जाहिर सी बात है एक हाई अमाउंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लैक्टोज प्रिवलेंस, लैक्टेज प्रिवलेंस होना चाहिए, है ना, क्योंकि इनका तो पूरा पैटर्न ही उसके अराउंड है, तो इनके बीच में तो होना चाहिए लैक्टेज, है ना। पर पाया गया कि दुनिया में कई सारी ऐसी डेयरिंग सोसाइटीज हैं जो कि बेसिकली क्या कर रही है, रेस कर रही है काउज एंड अदर लाइफ स्टॉक को, कैटल्स को, उनके बीच में भी इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो पता चला कि अच्छा, इट हैज नथिंग टू डू विथ ओवर कंजम्पशन, मॉडरेट कंजम्पशन और नॉन कंजम्पशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट और डेयरिंग, ठीक है। अगर ऐसा होता तो इनके बीच में पूरी दुनिया भर में जितनी भी डेयरिंग सोसाइटीज है उनके बीच में हाई प्रिवलेंस देखने को मिलता है लैक्टेज का, और इंटॉलरेंस नहीं देखने को मिलती, पर ये इंटॉलरेंस है कई सारी डेयरिंग कम्युनिटीज के बीच में। तो फिर उसके बाद वापस एक रिसर्च होती है और पाया गया कि जो डेयरिंग सोसाइटी जिनके बीच में लैक्टेज नहीं प्रेजेंट है, जहां पर इंटॉलरेंस या डिफिशियंसी आपको देखने को मिल रही है, ये क्या करते हैं, कई बार एक कल्चरल सॉल्यूशन को लेकर के आते हैं, और वो कल्चरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सोरिंग करते हैं, वो मिल्क जो है उसको सोर करते हैं, है ना। उससे होता क्या है, मिल्क को बेसिकली वो ट्रांसफॉर्म करते हैं द प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, कर्ड, है ना, चीज, इन सारी चीजों में, जो कि एक सिंपलर फॉर्म में वहां पर रखता है, और लैक्टोज की जो लेवल है वो काफी ज्यादा लो वहां पर होता है, तो दे आर एबल टू कंज्यूम दोज मिल्क प्रोडक्ट विच आर लो इन लैक्टोज। सो एक कल्चरल सोल्यूशन है। पर अगेन ये सवाल उठता है कि कई सारे देशों में, कई सारी जगहों पे ये कल्चरल सोल्यूशन अगर है तो सभी लोग क्यों नहीं कल्चरल सोल्यूशन के थ्रू इस कमी को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, कि आप मिल्क प्रोडक्ट भी खाओ, मिल्क से आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है, और मेजर एक चीज है वो है विटामिन बी, खासकर B12 की अगर आप बात करते हो, ठीक है।
तो B12 आप अगर चीज को भी खा रहे हो, कर्ड को भी खा रहे हो, वहां से भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है विद अ लो लैक्टोज डाइट ऑल्सो, लो लैक्टोज डाइट ऑल्सो। तो इस चीज को अगर हम यहां पर देखते हैं तो क्यों नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बायोलॉजिकल सॉल्यूशन को कई लोगों के बीच में रखता है रादर देन कल्चरल सॉल्यूशन, ये एम्बर नंबर में क्वेश्चन एक पूछता है। मतलब ये है कि जब कल्चरल सॉल्यूशन के थ्रू आप उस डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हो, सोरिंग जैसी प्रैक्टिसेस के थ्रू, तो कई सारी सोसाइटीज में वो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं लाइक लैक्टोज का अडल्टहुड में भी प्रेजेंट होना, वो क्यों होता है ना। सबके ही में चले जाए कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उसको कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू, पर कुछ के बीच में बायोलॉजिकली लैक्टेज मौजूद है और किसके बीच में लैक्टोज नहीं मौजूद है। तो इसके पीछे के रीजन को जब ढूंढने गए साइंटिस्ट, तो एक बड़ा नाम यहां पर हमें विलियम दुरहम साहब का देखने को मिलता है, जो कह रहे हैं कि इन्होंने एविडेंसेस को कलेक्ट किया जो ये बताते हैं कि जो बायोलॉजिकल सोल्यूशन है ना, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि लैक्टेज का प्रेवलेंस जो है, जो आपको कई सारी सोसाइटीज में देखने को मिलता है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो बेसिकली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे। यानी कि ट्रॉपिकल रीजन जो है या फिर ऐसे रीजन जहां पर सन एक्सपोजर, सनलाइट काफी ज्यादा है, इंसिडेंट सनलाइट काफी रिसीव हो रही है, वहां पर ये पर्टिकुलर लैक्टेज का जो प्रिविलेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लैक्टेज वहां पर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बायोलॉजिकल सॉल्यूशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। जबकि आप जिन जगहों पे जो हायर ऑल्टीट्यूड या फिर कोई ऐसे रीजन कोल्डर क्लाइमेट में आप जाते हो जहां इंसिडेंट सनलाइट जो है वो काफी कम एनुअली रिसीव हो रही है ना, वहां पर आपको लैक्टेज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंटॉलरेंस ना हो। रीजन बीइंग कि जो ये लैक्टेज है ना, लैक्टेज की जब हम बात करते हैं या फिर लैक्टोज की हम बात करते हैं, तो इट बिहेव्स बायोकेमिकली इन द सेम वे लाइक विटामिन डी डज। विटामिन डी क्या करता है, वो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को आपकी बॉडी में फैसिलिटेट कर रहा है। सिमिलरली लैक्टोज भी यही चीज कर रहा होता है, ठीक है। कई बार आप देखते हो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में डार्कर स्किन टोन क्यों है, क्योंकि वहां पर एक अच्छी अमाउंट ऑफ सोलर इंसिडेंस आपको मौजूद है, मिल रहा है ना। तो विटामिन डी आपके यहाँ बॉडी में सिंथेसाइज होगा और वो क्या करेगा, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को रिजल्ट करेगा। तो आपकी डिफिशियंसी भी नहीं होगी विटामिन डी की और कैल्शियम भी आपकी बॉडी में अच्छे खासा बना रहेगा। पर आप अवे फ्रॉम द इक्वेटर जाते हो तो कई सारे देश हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है कि फेरर स्किन टोन है। क्यों? क्योंकि जो फेरर स्किन टोन है वो बहुत ही आसानी से सनलाइट जो होती है, इंसिडेंट लाइट जो है, वो पेनिट्रेट कर जाती है उन जगहों पर, ठीक है। तो जहां पर लाइट कम है वहां पर स्किन टोन लाइटर रहेगी ताकि आसानी से पेनिट्रेशन हो सके। समझिए अगर उन जगहों पर जहां पर धूप कम आ रही है वहां पर भी अगर डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल है तो जाहिर सी बात है काफी दिक्कत होगी। एक तो लाइट वैसे ही कम है, ऊपर से एब्जॉर्प्शन और नहीं हो पाएगा। तो उनको 45 मिनट्स 1 आवर डे बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ मेलानिन कंसंट्रेशन, कितनी डार्क स्किन है, वो बिताना होगा जस्ट टू गेट दैट नेचुरल, है ना। यही रीजन है कि आप कई बार देखते हो कि जो बीचेस होते हैं, है ना, वहां पर जाकर के इवन समर टाइम में पीपल आर कमिंग और वो सन बेदिंग कर रहे हैं, है ना, स्किन टैनिंग वहां पर कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो एक रिजर्वॉयर को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि विटामिन डी बना ले, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता रहे, वो वापस हम चले जाएंगे अपने यहाँ पर और वो लंबे समय तक काम आएगा हमारा, ठीक है। कल्चरल सॉल्यूशन इसके भी है, डाइटरी सॉल्यूशन इसके भी है, जो सप्लीमेंट्स आते हैं, ऑलराइट, बट दिस इज मोर नेचुरल सॉल्यूशन टू इट। ऑफ कोर्स वहाँ पर टूरिज्म भी है ना, तो मजे मजे से आपने उस चीज़ों को वहाँ पर किया। तो जो विटामिन डी का रूट है उसी तरीके से लैक्टोज भी आपकी बॉडी में काम कर रहा होता है। यानी कि जो पीपल जिनके बीच में लैक्टोज होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली माना गया है और देखा गया है कि जो इक्वेटर से दूर है, जहाँ पर सनलाइट कम फॉर एग्जाम्पल जिन रीजन्स में आ रही है, वहां पर पीपल टेंड टू हैव दिस लैक्टेज, है ना, और उनके बीच में ये कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलेगी जो डिफिशियंसी वाली है। सो वेरिएशन जो है लैक्टोज का, यानी कि सॉरी लैक्टेज का जो वेरिएशन है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, उसके बीच के रीजन को इस तरीके से हमने फाइंड किया, कंक्लूजन पे इस तरीके से है। नाउ रेस और रेसिज्म अगला वेरिएशन है ना। एक तो हो गया कुछ ट्रेट्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन, इनकी बेसिस पे जब हम बात करते हैं वेरिएशन की। अब हो गया रेस। रेस और रेसिज्म भी हमें क्या दिखाता है, एक वेरिएशन इन द सोसाइटी दिखाता है। अगर आप डिफाइन करना चाहो तो बेसिकली रेस है क्या? रेस इज अ सब पॉपुलेशन और अ वैरायटी ऑफ स्पीशीज दैट डिफर्स समवॉट इन जीन फ्रीक्वेंसीज, है ना, फ्रॉम अदर वेराइटीज ऑफ द स्पीशीज। यानी कि कई बार शुरुआती समय पे इसको सब स्पीशीज के तौर पे देखा जाता था। आपको पता है कि रॉबर्ट विटेकर से लेकर के कई सारे और जो टैक्सोनॉमिस्ट रहे हैं, है ना, लीनियस की आप बात करते हो,
कई बार और भी इसको छोड़ करके थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा, हेगल का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है ना? तो इन लोगों ने क्या किया है, किंगडम के लेवल से लेकर के स्पीशीज के लेवल तक सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वी डू बिलोंग टू द क्लास मेमेलिया, है ना? किंगडम एनिमेलिया है, क्लास हमारी क्या है, मेमेलिया है। उसके अंदर आप ऑर्डर पे आते हो तो हम प्राइमेट्स हैं, और भी नीचे आप आते हो जीनस पे तो हम होमो हैं, ठीक है? और जब आप स्पीशीज के लेवल पर आते हो तो हम सॉरी हाँ बिल्कुल, स्पीशीज के लेवल पर आते हो तो हम सब सेपियंस हैं। तो यानी कि एक जीनस दूसरे जीनस के बीच में ज्यादा डिफरेंस होंगे, एक जीनस के जो कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर है ना, वो सिमिलैरिटीज को दिखाएंगे। सिमिलरली स्पीशीज के लेवल पर भी सिमिलैरिटीज होगी, जो कि जीनस के लेवल पर जो सिमिलर है उनसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम ऑर्डर के लेवल पर हम मंकीज, लॉरिस, लीमुर, एप्स ये सब सेम ऑर्डर में आते हैं, दैट इज ऑर्डर प्राइमेटा। बट आर वी लाइक मंकीज और आर वी लाइक एप्स? नहीं, हम उनसे अलग है ना? तो जैसे जैसे आप लोअर दी ऑर्डर आते जाते हो तो सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती है। तो स्पीशीज के लेवल पर वी ऑल आर मोस्टली सेम, बट स्पीशीज के अंदर भी वेरिएशन होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन पीपल हैव टॉलर हाइट, किसी के हेड के स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग होते हैं, है ना? और जो स्किन टोन है वो बदलती रहती है, किसी में कोई ब्लड ग्रुप ज्यादा है, किसी में कोई ब्लड ग्रुप की प्रेवलेंस ज्यादा है। तो रेस बेसिकली एक ऐसा ही मेथड है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन को करने की बात कही जाती है। पर ह्यूमन बींग्स आर नॉट जियोग्राफिकल स्पीशीज, है ना? कुछ लोग इसके ऊपर, कई लोग कहते हैं कि इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ बायोलॉजिकल मेथड, है ना? व्हाई? बिकॉज ह्यूमंस एक जियोग्राफी में लाइक बधे हुए नहीं है। आज हमारे पास जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, आप एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह पे जा सकते हो। अनएसेसेबल जो लैंड एक समय पे माने जाते थे उनको हमने क्या किया, हैबिटेट करना शुरू कर दिया, उन जगहों पर हम जाने लगे। तो जब ये हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं तो वी आर नॉट जियोग्राफिकल स्पीशीज, वी आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना? कई सारी स्पीशीज होती है दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन, और वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रही होती हैं। पर हमारे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हर जगह जा रहे हैं। ऑलराइट, तो हम जियोग्राफिकल स्पीशीज के तौर पे नहीं है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल वे में हम रेसेस को नहीं देख सकते हैं, वी हैव टू सी इट एज अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जहां पर आप कहते हो कि कोई एक ऐसा है, कोई दूसरा है, अलग है उससे, ठीक है? दूसरा एक और ये भी रीजन है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड वी हैव नोन टू माइग्रेट टू फार ऑफ लैंड्स एंड इंटरब्रीड, है ना? इंटरब्रीडिंग हुई है। तो दुनिया में कोई प्योर रेस तो हो ही नहीं सकती है, सब आपस में इंटरब्रीड किए एक समय पे। निएंडरथाल डेनिसोवेंस के साथ होमोसेपियन जो मॉडर्न है उनके साथ ब्रीड कर रहे हैं। इवन आज की डेट में भी दीज थिंग्स आर कंटिन्यूअसली लाइक हैपनिंग। ऑलराइट, सो क्या है, ये वेरिएशंस जो है वो आपस में आते रहते हैं एक पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग की वजह से। तो कोई भी प्योर रेस यहाँ पर नहीं बन रही होती है। बट स्टिल जो हम रेशियल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, है ना, कि ये मोंगलॉइड है, कॉकोसॉइड है, उसका बेसिस क्या है? द बेसिस इज द फिजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, फिजिकल के बेसिस पे अगर आप बात करो, आपके हेयर का कलर, आई का कलर, स्किन का कलर, ये डिफर करता है ना? इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, कॉकोसॉइड, मोंगोलॉइड, नीग्रोइड, ऑस्ट्रोलॉइड इवन, है ना? जो हाइट है, स्टेचर है, उसके लिए मार्टिन साहब ने एक स्केल को बनाया है, जो कि पिग्मी, जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है ना, उनसे स्टार्ट होती है टू दी जायंट्स, जो कि 200 सेंटीमीटर्स के 200 इंचेस के ऊपर आपको वहां पर देखने को मिल रहे होते हैं। इनफैक्ट 200 सेंटीमीटर्स ओनली, नॉट इंचेस। ऑलराइट, सो ये स्केल है, हाइट के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन हो गया। हेयर के शेप के, है ना, कई लोगों में स्ट्रेट हेयर होते हैं, कई लोगों में कर्ली होते हैं, वेवी होते हैं, वुली होते हैं, फ्रिजली होते हैं। इनके बेसिस पे किया जाता है। हेयर लिमिट के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है? टेक्सचर के बेसिस पे किया जाता है, और क्वांटिटी के बेसिस पे किया जाता है। तो हेयर में ही कई सारे क्लासिफिकेशन है। आई के बेसिस पे किया जाता है। मोंगोलॉइड्स के बीच में आप देखते हो एक एक्स्ट्रा लेयर टाइप प्रेजेंट होती है, जिसको हम एपिकेंथिक फोल्ड कहते हैं, जो कि और अलग अलग टाइप में आती है। ऑलराइट, बायोकेमिकल भी हम आते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो वेरी करते हैं। किसी के बीच में ब्लड ग्रुप ए का काफी ज्यादा प्रेवलेंस है, कहीं पे बी ज्यादा है ना? एशियंस के बीच में बी काफी कॉमन है, कहीं पे ओ पॉजिटिव ज्यादा है, कहीं पे ओ पॉजिटिव कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो RH ब्लड ग्रुप, है ना, वो भी कहीं कहीं पे बहुत हाई है, कहीं पे कम है, ठीक है? तो बहुत सारे बेसिस हैं जिसके ऊपर हम इन चीजों को क्लासिफाई करते हैं। बट मोस्ट ऑफ दीज बेसिस आर नॉट वेरी साउंड। व्हाई? बिकॉज बॉयड ने अपने एक इंस्ट्रक्शन में, एक अपने लेख में ये बताया था, है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बॉयड, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी मेथड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का तभी सही है जब वो अडेप्टिव ना हो। कई सारे उन्होंने बताया कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक अच्छे क्लासिफिकेशन के लिए। तो उसमें से इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया था कि एडेप्टेशनल नहीं होने चाहिए जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो ट्रेड्स को। पर अगर आप स्किन टोन को देखते हो, इट इज हाईली एडेप्टिव,
आप अगर टेम्परेट रीजन में जाते हो, कोल्डर क्लाइमेट में जाते हो, तो फेयर स्किन टोन आपको देखने को मिलती है। अभी हमने आपको पूरा रूट बताया है ना, जो क्या था, सनलाइट एब्जॉर्प्शन इंसिडेंस वाला, ठीक है। और आप इक्वेटर के जितना पास जाओगे आपको डार्कर स्किन टोन्स देखने को मिलेंगे। तो यानी कि एक एडेप्टेशनल, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशनल आपको देखने को मिल रहा है। इट इज नॉट एंटायरली बायोलॉजिकल और जेनेटिक इन नेचर। All right, so that's why these classification are always put into question mark, and UNESCO in the 1950s has declared it as a myth. Race is a myth. अब race तो इस classification और variation को हम कहते हैं, है ना, जो variation population के level पे देखने को मिल रहा है, species के अंदर के level पे देखने को मिल रहा है। पर racism क्या है? Racism is a basically attitude or a behavior जब हम इन racial differences में एक आइडिया ऑफ सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी को ऐड कर देते हैं कि सर्टेन रेसेस आर सुपीरियर इफ दे हैव दीज वेरिएशन, दीज ट्रेट्स, एंड सर्टेन आर इंफीरियर। सो ये डिस्टिंक्टिवनेस जो होती है वो यहाँ पर रेसिज्म को जन्म दे रही होती है। सिविलाइजेशन और रेस को अगर आप देखोगे, कई सारी जो सिविलाइजेशन है, ये कहा जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे। यूरोपियंस हैव बीन ट्रेडिशनली इंटेलिजेंट, लाइक अरिस्टोटल ने भी अपने वर्क में कहा है, कुछ सभ्यताएं हैं जो बहुत महान रही हैं, कुछ है जो कि उतनी महान नहीं रही हैं। पर ये सही नहीं है ना। मोस्टली हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस है, बड़े बड़े नेशंस हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वो अपने को कहते हैं कि दे आर द लाइक सिविलाइजेशन के सेंटर के तौर पे। पर ऐसा नहीं है। आप आर्कियोलॉजिकली देखते हो तो सिविलाइजेशन का सेंटर हमेशा से एशिया रहा है, ठीक है। अफ्रीका हैज बीन द सेंटर ऑफ और क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, और क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन हम किसको कहते हैं? एशिया को कहते हैं। आप यहां पर अगर सुमेरियन, मेसोपोटामियन, ठीक है, या फिर अगर इवन इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, तो हम एक सबसे पहले के समय पे एक बड़ी बड़ी सभ्यताओं को वहां पर जन्म दे चुके हैं, कंपेयर टू ऑल दी अदर सो कॉल्ड टुडेज मॉडर्न कंट्रीज। तो हम उनसे पहले काफी ज्यादा आगे थे। तो ये जो एक मिथ है व्हाइट वर्सेस ब्लैक का, कि व्हाइट यूजुअली जो जिस जगहों पे है वो बड़ी सिविलाइजेशन को जन्म दिया, ऐसा नहीं है। वो आज भले ही किसी ना किसी वजह से आगे हो दुनिया में, ठीक है, पर अगर आप हिस्टोरिकली देखते हो तो इट हैज बीन द केस कि सबसे बड़ी बड़ी दुनिया की विकसित सभ्यताएं जो है सबसे पुराने समय में, वो व्हाइट्स नहीं उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। चलिए, द सो कॉल्ड व्हाइट्स। दूसरा जो हमने अभी बात की थी कि जो रोल है रेस का, है ना, किसमें? इन्फेक्शियस डिजीज के प्रेवलेंस में। जो कॉलोनियल्स के एग्जांपल से आपको बताया था कि एक जगह से दूसरे जगह जाते गए और ये हार्मफुल ट्रेट्स को दे हैव कैरिड इट फॉरवर्ड। नाउ रेस और बिहेवियर में भी कई सारे लोग डिस्टिंक्शन को यहाँ पर बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टन साहब है, एक साइकोलॉजिस्ट है ना। इन्होंने 1995 में किताब निकाली थी जिसका नाम था रेस इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पर्पस टू डिमॉन्स्ट्रेट बिहेवियरल डिफरेंसेस बिटवीन नीग्रोइड, कॉकोसॉइड एंड मोंगोलिड। इनका कहना था कि जो अलग अलग रेसेस हैं इनके बीच में कई सारे बिहेवियरल पैटर्न है, डिफरेंसेस है, और वो पैटर्न बी इट सेक्सुअल हो सकते हैं, बी इट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड, डेवियन से रिलेटेड, फैमिली स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अलग अलग लेवल पर बिहेवियर जो है वो रेसेस के बेसिस पर बदलते रहते हैं। यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन के जो बिहेवियर होंगे, यूरोपियंस के जो बिहेवियर होंगे, वो आपस में अलग होंगे, एंड दीज आर डिसाइडेड एंड दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी रेशियल फैक्टर्स, कि आप किस रेस के हो वो डिसाइड करेगा कि आपका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है पर्टेनिंग टू लाइक योर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड अदर थिंग्स, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि दो तरीके की स्ट्रैटेजीज अलग अलग सोसाइटीज में इंप्लॉय की जाती हैं। एक है आरके स्ट्रैटेजी, दैट इज नॉट रणबीर कपूर, ऑलराइट। आर और के दो तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं जो कि सेक्सुअल स्ट्रैटेजीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आर स्ट्रैटेजी में हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफी हाई होता है। कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो नंबर ऑफ प्रोजेनीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं और उनकी केयर के ऊपर, डेडिकेटेड केयर के ऊपर कम एम्फेसिस होता है। जबकि के स्ट्रैटेजी इसकी उल्टी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कम, ऑफस्प्रिंग को कम रखा जाता है और जो क्वालिटी को फोकस किया जाता है ना, अपब्रिंगिंग को, केयर को वहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसके बेस पे उन्होंने डिस्टिंक्शन ढूंढने की कोशिश की, पर ये जो सोच के निकले थे कि ये रिजल्ट आएगा उसका जस्ट उल्टा हुआ। इस तरीके के इनको रिलेशनशिप नहीं देखने को मिले, है ना, कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में ये कॉमन डिनोमिनेटर प्रिवलेंट है, ऑलराइट। और इनको पता चला कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो वहां पर एक बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं रादर देन दीज जेनेटिक फैक्टर्स और दीज रेशियल फैक्टर्स। इसी तरीके से इंटेलिजेंस के ऊपर भी एक लंबा खासा असर्शन हुआ है कि कई सारी जो आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं अराउंड द ग्लोब, है ना। पहले ये माना जाता था कि अगर आपका सर की साइज ज्यादा है ना, क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा बड़ा हेड है, क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा होगी और इसका मतलब है कि ज्यादा आपका आईक्यू होगा। पर इस चीज को लेटर ऑन साइंटिफिक वर्क से क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया, है ना, इसको पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया गया, ऑलराइट। So this has been continuously done to burst the myth of racial
फैक्टर्स एंड रेशियल इनइक्वालिटीज अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इसमें एक बड़ा रोल रहा है, एक बड़ा हाथ रहा है. अब ह्यूमन वेरिएशन का फ्यूचर क्या है, दैट इज हाईली डिबेटेबल, है ना, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये वेरिएशन किस तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं. अगर हम देखते हैं ऑन द प्रेजेंट लेवल, प्रेजेंट सिनेरियोज में जो वेरिएशन है ना, इसकी अलग अलग तरीके से यूजर्स को सामने रखा जा रहा है ना. कई बार ये जो रेशियल कंसीडरेशन है, जो कि मैंने पहली स्लाइड में भी आपको दिखाया था, ये भले क्लासिफिकेशन के लिए उतनी सक्सेसफुल हो ना हो, या फिर क्वेश्चनेबल हो कैसी हो, पर फॉरेंसिक में इसका एक अच्छा खासा रोल आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके हेड का टाइप क्या है, आपके बोन की टाइप क्या है ना, लॉन्ग बोन्स किस तरीके की आपकी हैं, ये जो डिफरेंसेस बेस्ड अपॉन जेंडर है, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग द फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू गेन अ बेटर पर्सपेक्टिव एंड इंसाइट इनटू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट टाइम्स क्रिमिनल्स ऑल्सो. सो इस तरीके की चीजें होती रहेंगी, और वेरिएशन के फैक्टर्स बदलते रहेंगे, कैटेगराइज करने की कोशिशें भी होती रहेंगी, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमेशा जब भी इसमें कोई एक सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी का एंगल आएगा, तो एक डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए वहां पर कूद उठेंगे, है ना. until unless these are done just for the practices of studying the human variation, it is fine enough. but जहां पर भी उसमें इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी का एंगल आया, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट will be the first to refute those type of claim. So this was all for today's lecture, that is the chapter 2. We come to the end of chapter 4 with the second video. और आपको बताया हुआ है कि जो 12th of December है, हमारे बैचेस स्टार्ट है. 15999 में क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, एंड टेस्ट सीरीज है, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ. साइनॉप्सिस के साथ डिस्कशन, यानी मॉडल आंसर्स जो आपको मिल रहे हैं उसके साथ डिस्कशन हो रहा है. साथ में आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल, क्रक्स, हैंडमेड नोट्स, क्लास टेस्ट, क्लास नोट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइडेड होगी इन दिस सेम पैकेज एट 15999. बट यू आर गेटिंग दिस प्राइस ओनली व्हेन यू आर यूजिंग द कोड ASLIVE और US Live. इसको यूज करने पे मैक्सिमम प्राइस तो आपको मिलेगा ही, पर एक चीज तो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, वो मिलती है, दैट इज पर्सनलाइज्ड ऑप्शनल गाइडेंस, है ना. यूपीएससी की पर्सनलाइज्ड ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी गाइडेंस थ्रू सोशल मीडिया लिंक्स. सो एनरोल बिफोर 12th of December as soon as possible. The early the better. See you in the next video with the next chapter of Amber and Amber surely. Till then, thank you, have a nice day, signing off. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.